आप धर्मयोगी कब, कैसे, क्यों बने? क्योंकि इतनी छोटे से उम्र में आप में ये त्याग की भावना क्यों जागी? आप साइंस के स्टूडेंट थे, तो साइंस और धर्म ये कैसे मिलाप हुआ? देखिए, सबसे पहले हम लोगों को धर्म समझना पड़ेगा। भारत की परंपरा को अगर हम जानना चाहेंगे तो भारत ने केवल उपासना विधि को धर्म नहीं माना है। कर्तव्य और सदाचार को धर्म को का एक रूप माना है और धर्म को उससे जोड़ करके देखा है। धर्म एक व्यवस्था है, एक वे ऑफ लाइफ है, जिसको आप एक जीवन पद्धति कह सकते हैं। वो जीने की एक कला है। विज्ञान उसके उन्नयन का एक माध्यम है। अध्यात्म उसकी चरम स्थिति, यानी साइंस उसका एक बहुत छोटा सा पार्ट है। हम जब भौतिक दृष्टि से देखते हैं तो साइंस का एक अन्वेषण होता है, एक एक्सपेरिमेंट हो जाता है। लेकिन जब चेतना का विस्तार हम करेंगे तो चेतना का वह विस्तार अध्यात्म की एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा, जहां पे व्यक्ति किसी कार्य का केवल सृष्टा ही नहीं बनेगा बल्कि उसका दृष्टा भी बन सकता है। और यही वैदिक ऋषियों ने किया था जी। इसलिए स्वाभाविक रूप से एक सीमित क्षेत्र और एक सीमित भूमिका के साथ आगे जाने के बजाय उसमें स्वयं प्रवेश करके देखो क्या है, तो बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। तो उन चीज़ों को लेकर के इसलिए मैंने अध्यात्म का सहारा लिया और उससे आगे बढ़ कर के फिर उस अन्वेषण की यात्रा हमारी लगी हुई। एक साइंस के स्टूडेंट के साथ साथ एक योगी के रूप में उस दिशा में आगे कार्य कर रहे हैं। नाथ समुदाय के बारे में कुछ बताइए हमें कि उसमें ऐसी क्या बात जीत थी कि जो आप इतनी कम आयु में आप जुड़ गए उस समुदाय से? देखिए, नाथ संप्रदाय भारत का प्राचीनतम संप्रदायों में से एक है। यह भारत की एक उस विशिष्ट साधना पद्धति का प्रतिनिधित्व करता है जो वास्तव में व्यवहारिकता को लिए हुए है और व्यवहारिक दृष्टि है। यद्यपि सभी संप्रदायों की अपने अपने दर्शन हैं, अपने अपने मंत्र हैं, अपनी अपनी पद्धतियाँ हैं, सब में श्रेष्ठता है। और उसमें मुझे जो उचित लगा मैंने उस समय वो किया। और उस समय के जो सर्वश्रेष्ठ संतों की परंपरा थी, महंत अवेद्यनाथ जी महाराज को मैंने अपने पूज्य गुरुदेव के रूप में चयन करके मैंने उनसे दीक्षा ली। एक गुरु का मिलना, वो भी एक इट्स अ मैटर ऑफ लक भी कहिए, फेट कहिए। तो आप जब आप मिले उनसे तो आपको उसी वक्त पता लग गया था कि ये मेरे गुरु बनेंगे? देखिए, पता किसी को नहीं लगता है और ये लक भी नहीं है। ये जन्म जन्मांतर का प्रारब्ध है और ये उसी के साथ जुड़ता है। देखिए, आप जिस घर में पैदा हुए हैं तो आप लिख के थोड़े गए थे, आपका प्रारब्ध था। आप यूएनआई के माध्यम से कार्य करेंगे, जन सेवा का कार्य करेंगे, यह भी एक प्रारब्ध है। ऐसे ही ये हर एक व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। उसके लिए हमें चेतना को अपने विराट विस्तार देना होगा, समझ में सब आ जाएगा। तो जब आपने अपने घर में बताया कि मैं गुरु से मिला हूँ, मैं घर छोड़ के त्याग की ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ, तब घर में रिएक्शन क्या हुआ? नहीं, देखिए, कोई माँ बाप इसके लिए अपनी सहमति नहीं देता है, क्योंकि उनका अपना एक दायरा है। उनका एक दायरा है जो उनका एक
सीमित क्षेत्र है, उस सीमित क्षेत्र को उसी को बंधन कहते हैं। हमारे यहाँ कहा गया ना, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। व्यक्ति के बंधन और मोक्ष का कारण उसका मन है, जो सोचता है कि मैं जो है मैं मेरा परिवार, ये जब भावना आती है ना तो व्यक्ति उस तक सीमित रहता है और यही उसके बंधन का कारण है। जो उस बंधन को तोड़ करके बाहर निकलता है वही उसकी मुक्ति का माध्यम बनता है, उसके मोक्ष का कारण बनता है। और उस बंधन को जो भी तोड़ेगा, ये बंधन हर एक क्षेत्र में व्यक्ति के जीवन में आते हैं। कष्ट एक हुआ आपको? विद्यार्थी अगर अपने बंधन को नहीं तोड़ेगा, एक क्लास में ही कहेगा कि नहीं मुझे तो इसी क्लास में रहना क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, क्या वो अगली क्लास में जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। एक शिक्षक कहेगा कि नहीं मुझे तो जहाँ नियुक्ति मिली है मैं उसी रूप में, या कोई कार्मिक इसी रूप में कहेगा कि मुझे वहीं काम करना है, क्या वह आगे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा। उसको एक बंधन तोड़ना होता है। एक क्लास में है, क्लास के बंधन को तोड़ करके अगली क्लास में जाता है, उसका प्रमोशन होता है। तो हर एक व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार की स्थितियाँ आती हैं। एक धर्म योगी से आप फिर राजनीति में आए, उस सफ़र के बारे में बताइए। और एक और सवाल मेरे मन में उठ रहा था, जैसे आप बता रहे थे कि एक इंसान जो दुनियादारी और बंधनों से आप निकल चुके हैं, तो उस वैराग्य से आप अगर राजनीति में आते तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ आप में? देखिए यही अंतर है, धर्मयोगी नहीं योगी योगी होता है, और मैं एक योगी हूँ। धर्म का मतलब केवल पूजा पद्धति नहीं है, कर्म भी। धर्म एक समग्र जीवन की पद्धति है। धर्म कर्तव्य के पथ की प्रेरणा देने वाला, उस पथ का की ओर अग्रसर करने वाला, आग्रही बनाने वाला एक मार्गदर्शक है। हम उसको केवल पूजा पद्धति तक सीमित नहीं कर सकते। एक योगी के रूप में एक परिवार के बंधन को तोड़ करके समाज के इस विराटता के साथ अपना जुड़ाव हुआ है। इसलिए उस विराटता के साथ जोड़ करके अपने आप को कार्य करना। दूसरा, एक योगी का मतलब ये नहीं कि वह केवल अपने स्वयं की मोक्ष प्राप्त करने के लिए, आध्यात्मिक लाभ के लिए वह अपने आप को सीमित कर ले। अगर समाज के सामने चैलेंज है, कोई चुनौती है, तो उस चुनौती से जूझने के लिए भी अपने आप को तैयार करें। याद रखना, साधना की जो सबसे पहली पद्धति आती है उसमें सेवा है। भक्ति के मार्ग का भी जो नवधा भक्ति की व्यवस्था की गई है भारत की संतों ऋषियों ने, उसमें पहला मार्ग सेवा है। कोई भी साधक सन्यासी या योगी बनता है तो उसके लिए सेवा के मार्ग का अनुसरण करके ही आगे की दीक्षा का मार्ग प्रशस्त हो पाता है। हम लोग भी जब एक योगी के रूप में सार्वजनिक जीवन में आए तो सार्वजनिक जीवन में किसी पद या प्रतिष्ठा के लिए नहीं, बल्कि इस कार्य के लिए आए कि नहीं, यह एक सेवा का माध्यम है और हम समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की सेवा इस पद पर रह करके अंत्योदय कर सकते हैं, और उसी लक्ष्य को लेकर के व्यक्ति कार्य करता है। जी। मैं फिर से उसी बात पे आऊँगी, जब आप घर छोड़ के निकले थे। अभी हाल ही में हमने देखा, एक फ़ोटो आपने ट्वीट किया था और वो वायरल भी हो गया था, जब आप अपने माता से मिलने गए थे। तो उस वक्त आपको कैसा लगा जब आप गए थे? देखिए, मैं कई वर्षों के बाद गया था जी। मेरे पिताजी का जो है देहांत 2020 में हो गया था। मैं उससे पहले उनसे या उस अपने परिवार के लोगों से कई वर्षों से नहीं मिल पाया था। संजोग से कोरोना कालखंड प्रारंभ हो चुका था, लॉकडाउन प्रारंभ हो चुका था, तो उनके अंतिम संस्कार कार्यक्रम में मैं भाग नहीं ले पाया था।
आपके पिताजी के? हाँ। हाँ, तो मुझे जब गत वर्ष अवसर मिला था तो मैं अपनी माँ से मिलने के लिए ज़रूर गया था। तो स्वाभाविक रूप से एक माँ और पुत्र के बीच में जो संवाद होने चाहिए वही संवाद वहाँ पे हुआ। आप उनके अंतिम संस्कार के लिए नहीं जा पाए, पर जब वो आपसे मिलने आते थे, आप उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, तो वो एक आम नागरिक की तरह आते थे, सीएम के पिता के रूप में नहीं आते थे? नहीं, यहाँ वो कभी नहीं आए। वो मुझसे मिलने के लिए, मेरी एक बार उनसे मुलाकात हुई थी नजीमाबाद में, और नजीमाबाद में मैं एक चीनी मिल के उद्घाटन में गया था। तो भाषण करते हुए मैंने देखा सामने जो है कोई बैठा है, तो मैं पहचान गया उनको। मैंने कहा भी ये तो मेरे पिताजी हैं लगता है। वो सभा के बीच में बैठे हुए थे। तो फिर मैंने सभा समाप्त होने के बाद अपने साथ के कुछ लोगों से कहा, मैंने कहा देखो यार वो आए हैं तो उनको बुलाओ, थोड़ा मुलाकात करते हैं। तो तब मेरी मुलाकात हुई थी। जी। आपकी छोटी बहन जो है, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि 30 साल उन्होंने आपको राखी नहीं बांधी। 2022 में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कई वर्ष पहले जब उन्हें पता लगा कि आप घर छोड़ के आप योगी बनने के लिए निकले हैं, तो उन्होंने कहा कि वो भिक्षा मांगने वाले संतों में आपको ढूंढ रही थी और मिले नहीं आप उन्हें। बहुत मुश्किल हुआ होगा ना उन्हें? देखिए, ये सबके जीवन में आता है, लेकिन मुझे लगता है कि इन चीज़ों को हमें जो है केवल अपने स्वयं के स्मरण के लिए रखना चाहिए, और स्वाभाविक रूप से सबके जीवन में आता है। कई वर्षों के बाद जो है इस चीज़ें चलती रहती हैं। मुझे लगता है यही जीवन है। मैं एक इंटरव्यू का एक्सर्प्ट पढ़ना चाहती हूँ सर, क्योंकि ये हिंदी अखबार में छपा था और हमारे कई दर्शक हैं जो इंडिया से बाहर रहते हैं, वो शायद उन्होंने पढ़ा नहीं होगा। ये पढ़ के मुझे बहुत कठिन लगा जब मैंने पढ़ा, तो कि कैसे महसूस कर रही होंगी वो। मैं पढ़ के सुनाती हूँ। उन्होंने कहा, योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद कई लोग कहते थे कि आपको शर्म नहीं आती, आप मुख्यमंत्री की बहन हैं और बहन होकर आप चाय की दुकान चलाती हैं, इन हालतों में रहती हैं। मैं उनको एक ही बात कहूँगी, मैं गरीब हूँ, ये मेरा नसीब है। शर्म तब आनी चाहिए जब आप कोई गंदा काम कर रहे हों, किसी के हक का छीन कर खा रहे हों। मैं तो मेहनत करके अपनी गुजर बसर करती हूँ। हाँ, ठीक बात है। मैं इसलिए पूछ रही हूँ सर, क्योंकि आमतौर पर लोग समझते हैं ना कि चीफ मिनिस्टर हो या फिर सांसद हो, विधायक हो, इनके इर्द गिर्द लोग जो हैं इतने धनी हो जाते हैं और फिर सार्वजनिक जीवन में इसलिए आते हैं कि जो धन कमा चुके हैं उसे प्रोटेक्शन के लिए। और एक ये इंटरव्यू है आपकी बहन का। देखिए, व्यक्ति को कभी भी धन और वैभव संतुष्टि नहीं दे सकती है, और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा योगी वह है जो स्वयं की मेहनत से संतुष्ट है, स्वयं के परिश्रम से संतुष्ट है। दूसरों की मेहनत से कुछ प्राप्त करना और फिर उसको छीन लेना, ये तो डकैती है। उसके अलग अलग रूप देख सकते हैं आप समाज में, और मुझे लगता है सबसे निंदनीय कर्म यही है। और यही अंतर है एक योगी और एक सांसारिक मनुष्य में। एक सांसारिक मनुष्य के बारे में शास्त्रों में कुछ बातें कही गई हैं कि वह त्रुटियां अवश्य करेगा, हमेशा भ्रमित होगा। तीसरा, वह हमेशा उसके मन में दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति होगी। और चौथी बात उनके लिए जो कही गई है, वह कही गई है कि वह अपनी सीमित दृष्टि से भविष्य का अनुमान नहीं लगा पाएगा। इसलिए जो है सारा द्वंद्व तो इसी सब का है। पर आपकी तो ट्रेनिंग हुई होगी ना, गुरुजी ने आपको सिखाया होगा। मैं क्या कह रहा हूँ ना, लेकिन हम लोग उनका तो कुछ नहीं ना आपके परिवार का। इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ ना, हर व्यक्ति अपने आप में एक योगी बन सकता है, एक योगी बनने की सामर्थ्य ले सकता है। अपनी मेहनत से, अपने कर्मों से हम जो कुछ अर्जित करें
मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। अगर ये भाव हर व्यक्ति के अंदर आ जाए तो फिर यह समग्रता सबकी संतुष्टि का कारण बन सकता है, सारे विवादों का समाधान कर सकता है। जब आप पीठाधीश बने, आपके भारत में और भारत से बाहर भी इतने अनुयायी हैं, तो उस वक्त आपको क्या ऐसा किसी ने कहा कि आप पीठाधीश होके भी तो सार्वजनिक कार्य कर सकते हैं, राजनीति में क्यों उतर रहे ये हैं? कोई बंधन थोड़ा है, ये कोई बंधन किसी के लिए नहीं है। हम मनुष्य पहले हैं, उसके बाद योगी हैं या सन्यासी है। और मैंने आपको बताया ना कि एक योगी के रूप में समाज के प्रति जो मेरे कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों का निर्वहन करूं मैं, सेवा को धर्म को मैं सेवा का माध्यम बनाऊं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और हम वही कर रहे हैं। तो एक सन्यासी का कर्तव्य क्या होता है? क्या वही जो कर्म कर रहा है अपना, ये चाहे पत्रकार हो या फिर राजनीति? हाँ, हर व्यक्ति कर सकता है, हर व्यक्ति कर तो सकता है। आपका आप मुझे एक बात बताइए कि सबसे बड़े जो है मीडिया के रिपोर्टर के रूप में अगर आप तुलना करें तो महर्षि नारद ही थे। आप मुझे हैं थे कि नहीं थे? नारद जी रिपोर्टर, चलिए। सबसे बड़े रिपोर्टर तो ये थे कि वो हर लोक की सूचना इस लोक की सूचना दूसरे लोगों तक पहुंचा देते थे। वो क्या थे? वो एक सन्यासी तो थे। और मैं एक बात बताऊं कि सन्यासी ने किस कालखंड में अलग अलग क्षेत्रों में प्रवेश करके कार्य नहीं किया हो। मैंने तो पत्रकारिता का उदाहरण आपके सामने दे दिया है, और भी उदाहरण हैं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। तो अब इसको आप कैसे कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं कि नहीं हुए? धर्म के बारे में आप कह रहे थे कि इट्स अ वे ऑफ लाइफ, सिर्फ पूजा पाठ के साथ ना जोड़ा जाए, उसे अलग भी देखना चाहिए। एक बार आपने कहा था, लेकिन आपके साथ जैसे आपकी जो वेशभूषा है, इसलिए क्या लोगों ने आपको ये नहीं कहा कि अब आप सन्यासी की वेशभूषा जो है वो अलग कर दीजिए, अब आप राजनीति में जा रहे हैं, संसद में जा रहे हैं? हमारे यहाँ कोई ड्रेस कोड पॉलिटिक्स में नहीं है। ड्रेस कोड इसमें नहीं होता था ना, सफेद पोशाक पहने हुए तो, हाँ, तो गांधी टोपी पहन लिया और तो ठीक है, पहने, उसके अनुरूप आचरण भी करें ना। देखिए, यह वेशभूषा हमारी इसलिए है लोगों की दृष्टि में हमेशा बने रहें और लोग हमारे विचलन पे उंगली भी उठा सकें और विपरीत परिस्थितियों में साथ में खड़े भी हो सकें। और इसीलिए इस प्रकार की वेशभूषा को एक चैलेंज के रूप में स्वीकार किया जाता है हमेशा। कैसे? एक दृष्टि भी देती है और साथ साथ व्यक्ति को पतन के गर्त से बचाने के लिए भी उसे हमेशा सचेत भी करती है। और इस दृष्टि से हम लोग हमेशा उसके प्रति कैसे? मैं चैलेंज समझी नहीं कि कैसे चैलेंज इसलिए है क्योंकि जो व्यक्ति इससे पहले जो आपने नेता की परिभाषा की है उस वेशभूषा में रहते थे, उनके कर्मों को भी दुनिया जानती है। दुनिया ने उस सब कुछ देखा है, अपनी आंखों से देखा है। और हमारे सामने भी चैलेंज है कि हमें अपने आप को परफॉर्म करके साबित करना है, जिससे हमारी पार्टी को, हमारे नेतृत्व को और हमारे इस बाना को भी कटघरे में न खड़ा होना पड़े। पर जब आप भगवा वस्त्र धारण करके आप संसद में जाते हैं और उसके बाद आप चीफ मिनिस्टर बनते हैं, तो एक ग्रुप है जो समझता है कि ये बहुत ही राइट विंग है, ये बहुत ही हिंदुत्ववादी हैं और हर चीज़ को भगवा कर दिया, तो फिर मतलब इट्स ओनली फॉर हिंदूज़, ही इज़ अ चीफ मिनिस्टर ओनली फॉर हिंदूज़। ये इंटरनेशनली भी लिखा जाता है, अखबारों में ऑपेड एडिट्स आते हैं कि ये बहुत ही एक्सट्रीम राइट विंग है, एक्सट्रीम हिंदुत्ववादी हैं, उनके कपड़ों से ही पता लग रहा है कि हर चीज़ भगवा है। देखिए, मैं पिछले 6.25 वर्ष से अधिक समय से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ जी। हमारी पार्टी और हमारे नेतृत्व ने मुझे 2017 में, मार्च 2017 में दायित्व दिया था। और 2017 से उत्तर प्रदेश में कोई दंगा तो नहीं हुआ।
मुझे एक बात बताइए, दंगा होता था तो केवल हिंदू मरता था क्या? केवल हिंदू की संपत्ति चलती थी? अगर दंगा होता था, अगर हिंदू मरता था तो मुस्लिम भी मरते थे। हिंदू व्यापारी की संपत्ति जलती थी तो उसके सटे हुए मुस्लिम व्यापारी की संपत्ति भी जलती थी। अगर गुंडे किसी हिंदू बेटी के लिए खतरा थे तो मुस्लिम बेटी के लिए भी उतना ही खतरा थे। कर्फ्यू लगता था और व्यापार प्रभावित होता था तो व्यापार तो पूरे बाजार का और पूरे मार्केट प्रभावित होती थी ना, एक व्यक्ति नहीं प्रभावित होता था। परसेप्शन खराब हुआ था तो यूपी का खराब हुआ था ना। पहचान का संकट यूपी के हर नागरिक के सामने आया था ना, केवल हिंदुओं के सामने नहीं आया था। इसलिए यह एक वह स्थिति है। 6 वर्ष में दंगा नहीं हुआ। आज आप देख रहे हैं यूपी में ना, 6 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, 6 वर्ष में कोई कर्फ्यू नहीं लगा, 6 वर्ष में सारे पर्व और त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग देखें तो कैसे चुनाव होने, नगर निकाय का चुनाव, पंचायत चुनाव यूपी का, विधानसभा का चुनाव यूपी का, और वेस्ट बंगाल में भी पंचायत के चुनाव हुए थे, क्या हाल हुए थे। वे लोग वेस्ट बंगाल बनाना चाहते हैं देश को, जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल में भी टीएमसी की गवर्नमेंट ने किया था। दोनों में अंतर है। हमने ढोंग नहीं किया, कोई पाखंड नहीं किया। हर एक को चुनाव लड़ने का अधिकार है, उसका अधिकार है भाई, उसको मिलना चाहिए। वो चुनाव लड़े, जीतने की सामर्थ्य होगी जीतेगा, हम में सामर्थ्य होगी हम जीतेंगे, हम में सामर्थ्य नहीं है तो नहीं जीतेंगे, और नहीं जीतना चाहिए हमें अगर हम में सामर्थ्य नहीं है तो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति विरोधी ही क्यों ना हो, अगर उसमें सामर्थ्य है, योग्यता है, उसको जीतना चाहिए। ये उसका लोकतांत्रिक अधिकार है, कैसे हम उससे उसे वंचित कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग सत्ता में आकर के जबरन पूरी व्यवस्था को कैद कर देना चाहते हैं, और जो वेस्ट बंगाल में हमको देखने को मिला सबको, कैसे वहाँ विरोधी कार्यकर्ता दलों के कार्यकर्ताओं को मारा गया। ये चीज़ें आंखों को खोलने वाली हैं। इस पे तो कोई बोलता नहीं, इस पे कोई टिप्पणी नहीं करता है, सब मौन है। 1990 में कश्मीर में जो कुछ हुआ उस सब पे सब लोग मौन थे। आखिर ये दोहरा दृष्टिकोण क्यों? और इसीलिए पब्लिक विश्वास नहीं करते इन लोगों में। योगी जी के डर से नहीं, यहाँ मेरा पर कौन डर है? नहीं, आपने एक बार कहा था ना कि एक हाथ में माला है, एक हाथ में भाला है। बुरा क्या तो है? तो बुरा एक क्या है? आपका एक जो आक्रामक तरीका है टू डील विद माफिया, क्या इसकी वजह से यहाँ पर है? नहीं नहीं, देखिए हम लोग तो सज्जनों के लिए जितने संवेदनशील हैं, दुर्जनों के लिए उतने ही कठोर भी है। और इस शासन की रणनीति है, शस्त्रेण रक्षते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते। यानी व्यवस्था सबकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है, सुरक्षा सबको। कानून का राज होगा, लेकिन कानून को बंधक बनाने की छूट किसी को नहीं दी जाएगी, कोई भी हो, कतई नहीं देंगे। आपने ये भी कहा था कि कानून जो है वो मानव के लिए होना चाहिए, दानव के लिए नहीं। ठीक बात है। पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में सर, हर जीव जंतु के लिए कानून एक जैसा होना चाहिए। मतलब शेर भी शिकार कर सकता है, गाय के लिए भी उतना ही हक तो है। क्या आप शेर को रोकते हैं क्या? नहीं तो आप शेर को बोलिए ना जंगल में जाके, नहीं रोक सकते। वही नहीं, मैं आप बोले ना कि शेर महाराज शिकार मत करिए, आपको हम रोटी खिलाएंगे, जाइए रोटी खिलाइए। तो वही मैं कह रही हूँ कि कानून में मैं वही कह रहा हूँ, वह एक वहाँ की नेचुरल व्यवस्था है, और वह नेचुरल व्यवस्था, दंड का प्रावधान, यह एक व्यवस्था का प्रावधान है, और वह व्यवस्था, वह प्रावधान कानूनन ही लागू होती है, गैर कानूनी तरीके से नहीं लागू होती। तो चीफ मिनिस्टर कैसे तय कर सकते हैं कौन मानव है कौन दानव? चीफ मिनिस्टर कहाँ तय करते हैं? चीफ मिनिस्टर तो एक बात बोलते हैं कि भाई देखो शांति बनी रहनी चाहिए। हम तो हमेशा शांति का उपदेश देते हैं।
कुछ लोग तो नहीं मानते कि आप शांति, सिर्फ शांति, मतलब आप बुलडोज़र बाबा, ये सब आपके साथ, आपके नाम के साथ जुड़ा हुआ है, और आपका जो एक सिस्टम बना है, बाकी चीफ मिनिस्टर्स भी उसको कॉपी करने लग गए हैं। मुझे एक बात एक जगह बताइए, आप बुलडोज़र बाबा हैं तो वहाँ बुलडोज़र मामा भी आ गए हैं अब। मुझे एक बात बताइए, जी। इतने बड़े प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी। और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या आज भी हम कुदाल और फावड़ा लेकर के जाएंगे कि हमें उसके लिए बुलडोजर और आधुनिक मशीनें चाहिए? बुलडोज़र बाबा उसके लिए नहीं कहा जाता आपको सर, आप भी ओह, जानते हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के मार्ग में कोई बाधक होगा? यहाँ पहले होता क्या था? कोई कार्य स्वीकृत होता था, अभी पैसा अलॉट हुआ नहीं कि माफिया जाके ज़बरदस्ती हड़प करके सामान गिरा देते थे। अब लैंड का अलॉटमेंट हो रखा है कि यह हाईवे यहाँ से अयोध्या के लिए बनना है, ये बाराबंकी होते हुए बनना है, तो सत्ता प्रायोजित माफिया क्या करते, कहते नहीं नहीं अब ये यहाँ से नहीं बनेगा, हमारी सुविधा इधर से है, हम इसको यहाँ से बना करके वो अपना वहाँ पे मिट्टी और गिट्टी सब गिराना प्रारंभ करते थे, आधा दोरा काम छोड़ के पैसा निकाल लेते थे। ये सत्ता में बैठे हुए लोगों की हिम्मत नहीं थी कि उन माफियाज को रोक सके। आप मुझे बताइए, इस माफिया के लिए बुलडोज़र चला करके उसको ध्वस्त करके जो अलॉटमेंट सरकार ने तय कर रखा है इस पे ही हाईवे बनेगा और उसी पे नियम के अनुसार कार्य होगा, ये तय करना इस सरकार का काम है या नहीं है? यही सरकार का कार्य है और सरकार यही कर रही है। पर जैसे आपके प्रदेश में 19% मुसलमान पॉपुलेशन है, और कई लोग कहते हैं, उस समुदाय के लोग कहते हैं कि आप वो बुलडोज़र को उनके घरों को तोड़ने में इस्तेमाल करते हैं। किसी कोई निर्दोष मुस्लिम आके बता दे कि मैं निर्दोष था, मेरे साथ अन्याय हुआ है, कोई बता दे, कोई नहीं बोल सकता। और फिर न्यायपालिका तो सबके लिए खुली है ना। SSS तो ट्रिपल टाइम सरकार, तो SSS तो उसी का उदाहरण है। तो फिर तीसरी बार के लिए भी आप कोशिश करेंगे? मैं कोशिश नहीं करूंगा, हमारी पार्टी कोशिश करेगी। पर चीफ मिनिस्टर तो आप ही बनेंगे ना? नहीं, मैं क्यों बन सकता हूँ? भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता बन सकता है। अच्छा, क्योंकि ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी, क्योंकि आपने कहा था कि जब आप पहले टर्म में आपको कुछ अफसर ने कहा था कि आप अयोध्या मत जाइए, विवाद हो सकता है, और आपने कहा कि अगर सत्ता चली भी जाए तो कोई बात नहीं। अब आपने ये 2-3 बारी कहा कि सत्ता चली जाएगी, त्याग देंगे। जब ऐसी बातें होती है तो फिर अटकलें लगाई जाती है कि शायद योगी जी दिल्ली की तरफ देख रहे हैं, या फिर दिल्ली से न्योता आया है। देखिए, ये उदाहरण उन प्रसंगों को लेकर के होते हैं जहाँ पे विरासत को आगे बढ़ाने का एक जज्बा सामने आता है। 2017 के पहले अयोध्या की क्या स्थिति थी, हर एक व्यक्ति जानता था। एक जद्दोजहद के साथ जब हम लोग उस समय अयोध्या की यात्रा करते थे तो बहुत सारे बैरियर हुआ करते थे, बुनियादी सुविधाओं का अभाव था, और अयोध्या अपनी पहचान के लिए मोहताज थी। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, और उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद उन चुनौतियों से भी हमें का भी सामना करना था। जो आज़ादी के बाद से लगातार जिन भावनाओं को दबाया गया था वहाँ पे, साथ साथ अयोध्या का समग्र विकास भी करना था, लेकिन अयोध्या को उसकी पहचान भी देनी थी। और उसी में एक बड़ा तबका ऐसा था जो ये मानता था कि हमें इस प्रकार के मुद्दों को नहीं टच करना चाहिए क्योंकि ये विवाद हो सकता है। देखिए, आप सत्ता में रहेंगे तो आपके लिए अनुकूल वातावरण भी होगा, प्रतिकूल भी होगा। अनुकूल और प्रतिकूल के बीच में समन्वय बना करके जब हम आगे बढ़ते हैं तो ही कुछ परिणाम दे पाएंगे। और अयोध्या के साथ भी यही हुआ। हमने कहा भी ठीक है, विरोध होता है तो होने दीजिए, देखेंगे। अयोध्या जाएंगे, कोई एक कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे जो अयोध्या की पहचान बन सके। दीपावली तो अयोध्या से जुड़ी हुई थी, दीपोत्सव, और
दीपावली के आयोजन को एकदम विस्मृत सा कर दिया गया था अयोध्या में ही। तो हमने दीपोत्सव के आयोजन के साथ फिर उसकी पहचान को वहाँ दिलाई। तो हम लोगों ने वहाँ पे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति और सरयू मैया के प्रति दीपोत्सव के माध्यम से जो कृतज्ञता ज्ञापित की थी, उसका परिणाम आज नई अयोध्या के रूप में सबके सामने है, जिसको देख करके हर व्यक्ति अभिभूत होता है। तो प्रधानमंत्री जी का जो विजन विरासत की प्रति है, उसका मूर्तमान स्वरूप आज अयोध्या में भी देखने को मिलता है। आज आप देख रहे होंगे, जिस अयोध्या में साल भर में कुछ लाख लोग आते थे, आज करोड़ों लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। व्यवसाय वहाँ फल फूल रहा है, लोगों को अनेक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। तो हम लोग अपनी सत्ता की चिंता करें और अपनी विरासत को विस्मृत कर लें, तो मुझे लगता है कि ये हम न्याय नहीं कर पा रहे हैं, अपने साथ भी, अपने समाज के साथ भी और अपने देश के साथ भी। योगी जी, आपने डबल इंजन सरकार का जिक्र किया। अखिलेश जी कहते हैं डबल इंजन क्या, अब तो इंजन एक दूसरे को नमस्ते तक नहीं करती। हाँ, देखिए, ये उनके संस्कार थे। हमारे यहाँ हम विरासत को सम्मान दे करके अपनी वर्तमान लीडरशिप को भी सम्मान करते हैं और अपने पूर्वजों के प्रति भी सम्मान का भाव रखते हैं। लेकिन जिनके आदर्श औरंगजेब हों, तो उनका आचरण भी उसी प्रकार का जरूर होगा, और लोगों ने देखा भी अपनी आंखों से। आप क्यों कहते हैं कि उनका औरंगजेब उनके लिए आदर्श हैं? क्योंकि वो औरंगजेब को महिमा मंडित कर रहे हैं। वे सब लोग उस कैटेगरी में खड़े हो चुके हैं। उनके नेताओं ने मुंबई से लेकर के लखनऊ तक, ये सभी लोग तो महिमा मंडन करने वाले लोग हैं। तो जिनका जैसा आदर्श होगा, तो वैसे ही उनका स्वयं का चरित्र भी होगा। यही तो हमारी संस्कृति भी कहती है, शिवो भूत्वा शिवम यजेत। तो जो जिसकी पूजा करेगा उस जैसा ही बनता है। हम राम को आदर्श मानते हैं, कृष्ण को आदर्श मानते हैं, शिव को आदर्श मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनके अच्छे गुण भी हमारे अंदर उनकी कृपा से समाहित होते हैं। जो औरंगजेब को, बाबर को अपना आदर्श मानता होगा, तो उन जैसे गुण भी उनके अंदर देखने को मिलेंगे, और ये आचरण लोगों ने अपनी आंखों से देखा भी है और आगे भी देखेंगे। वो कहते हैं आपको हिस्ट्री के बारे में कुछ पता नहीं है। राणा संगा के बारे में उन्होंने कहा कि वो थे जिन्होंने बाबर को न्योता दिया था। आप जानते नहीं हैं अपनी विरासत के बारे में। हिस्ट्री ये लोग जानते हैं। हिस्ट्री यही लोग जानते हैं जो जिन्ना को महिमा मंडित करते हैं। हमें याद है, इसी उत्तर प्रदेश में हम लोग लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की यूनिटी, रन अप फॉर यूनिटी के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे थे। हमने पूरे प्रदेश वासियों को इसके लिए आमंत्रित किया था। सरकार भी थी, भारतीय जनता पार्टी भी थी, सभी दलों को हमने आमंत्रित किया था। एक तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत की एकता के आदर्श हैं, भारत की एकात्मता के शिल्पी हैं, हम उनके प्रति श्रद्धा का भाव व्यक्त कर रहे थे, और ये लोग जिन्ना को महिमा मंडन कर रहे थे। तो ये वही कैटेगरी है, ये वही ब्रीड है जो बाबर से लेकर के औरंगजेब तक और जिन्ना तक को महिमा मंडन करते हैं। तो देश के प्रति इनके भाव क्या होंगे, भारत की विरासत के प्रति इनके भाव क्या होंगे, भारत के महापुरुषों के प्रति क्या इनके भाव क्या होंगे, ये अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है। और ये लोग अवसरवादी भी हैं, इनको पलटी मारने में कोई देर नहीं लगेगी। भाई आज कर रहे हैं तो कहीं वोट लेना होगा, तो उनके कुछ नेताओं ने बयान देने शुरू किए हैं कि अब जो लॉस हो रहा है और जो कटघरे में खड़े हुए हैं, ठीक है, तो उसके बारे में इन्होंने कहना शुरू कर दिया, नहीं साहब ये तो जो है उन्होंने गलत बोला है, और ये तो राष्ट्रीय महापुरुष थे, राष्ट्र नायक थे। राणा सांगा के इतिहास को अगर इन्होंने पढ़ा होता, वो महान योद्धा जिसके शरीर के घाव इस बात को बताते थे कि इन्होंने भारत की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए उस समय किस प्रकार के पराक्रम का परिचय दिया था।
ये महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह के बारे में ये लोग बताएंगे? इतिहास के बारे में लोग क्या जानते हैं? जो औरंगजेब और बाबर की पूजा करते हो, जो जिन्ना को अपना आदर्श मानते हो, इन लोगों से इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती है। और आप विधानसभा में आपका एक भाषण भी था, आपने कहा था कि अगर औरंगजेब का महिमा मंडल कर रहे हैं, वो जो लोग नागपुर में जो कर रहे हैं, उनको यूपी आना चाहिए, हम उनका इलाज कर देंगे। इलाज कैसे करेंगे आप? उपचार तो देखिए, किसी भी बीमारी का उपचार के अलग अलग केंद्र होते हैं। तो यूपी ऐसे लोगों को बहुत अच्छा उपचार देता है। उनकी जैसी डिमांड होगी उस प्रकार का उपचार दे देंगे। महाराज, आपके राज्य में क्या मुसलमान सुरक्षित है? क्योंकि आए दिन सनातन की बात होती है। आप योगी हैं, मुख्यमंत्री हैं, महाराज हैं, क्या हैं आप फिर? मैं एक सामान्य नागरिक हूँ, उत्तर प्रदेश का एक नागरिक हूँ, और एक नागरिक में एक योगी हूँ जो सबके सुख और सबके निरोगता की कामना करता है, सबका साथ और सबके विकास के मंत्र पर विश्वास करता है, और उसी भाव के साथ हम लोग कार्य भी करते हैं। आप मुझे बताइए, दुनिया की सबसे प्राचीनतम धर्म और संस्कृति है सनातन धर्म। उसके नाम से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। दुनिया की कोई जाति, मत और मजहब नहीं है जिसको उसकी विपत्ति के समय सनातन धर्मावलंबियों ने शरण न दी हो, उसके संरक्षण के लिए उसको हर प्रकार से फलने फूलने के लिए अवसर न प्रदान किया हो। लेकिन बदले में उसे मिला क्या? बदले में मिला क्या? और दुनिया के अंदर कोई उदाहरण नहीं, कोई उदाहरण नहीं कि कहीं भी हिंदू राजाओं ने दुनिया के अंदर कहीं भी अपने बल पर, अपने वैभव के दंभ से किसी पर आधिपत्य स्थापित किया हो, कहीं नहीं है। देखिए उदाहरण, अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम, इस सनातन वाक्य है। दुनिया के अंदर कोई बोलता है? दुनिया के अंदर किसी ने इसका आचरण किया? कोई नहीं किया। सब तो हड़पना चाहते हैं। यानी यह अपना है, यह पराया है, यह भेदभाव छोटी संकुचित बुद्धि के लोग करते हैं। उदार चरित्र के लोगों के लिए तो पूरी दुनिया ही एक परिवार है। इस भाव के साथ सनातन धर्मावलंबी ने हमेशा काम किया है, और आज भी उदाहरण देखने को मिल सकता है कि 100 हिंदू परिवारों के बीच में, 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है। उसको इसके पर्व और त्योहारों को, उसको अपने सभी मजहबी कर्मों को करने के लिए, या जिस मत और मजहब या संप्रदाय या सेक्ट का अनुयायी होगा उसको उस परंपरा के अनुसार अपने सारे धार्मिक मान्यताओं या उपासना विधि को पूरी स्वतंत्रता होती है। लेकिन मैं कहता हूँ 100 परिवारों के बीच में, एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। अब बांग्लादेश आपके सामने उदाहरण है, इससे पहले पाकिस्तान उदाहरण था, अफगानिस्तान में क्या हुआ था। ये चीज़ें दिखाती हैं, और होशियारी यही है कि कहीं धुआं उड़ रहा हो या किसी को ठोकर लग रही हो तो हमें ठोकर लगे इससे पहले हम संभल जाएं। तो वही संभलने के लिए बोला जाता है। हम तो सबके बीच सबको समान भाव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। अगर हिंदू सुरक्षित है तो वह भी सुरक्षित है। अगर दंगे यहाँ यूपी में होते थे जो 2017 के पहले, अगर हिंदू की दुकान जलती थी तो मुसलमान की भी जलती थी, हिंदू का घर जलता था तो मुसलमान की भी जलती थी। और 17 के बाद से दंगे बंद हुए। अगर हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी सुरक्षित है। और दूसरा जो मैंने कहा कि इतिहास में कोई उदाहरण नहीं बता सकता कि अपने बल से, अपने वैभव से किसी हिंदू राजा ने किसी देश पर जबरन कब्जा किया हो, कभी नहीं। इतिहास इसका उदाहरण है।
आप उठा के देख सकते हैं। भगवान राम लंका में गए और लंका में रावण पर विजय प्राप्त करके लक्ष्मण को वहाँ के वैभव को देख के थोड़ा मोहित हुए। भगवान राम ने कहा, नहीं लक्ष्मण। उन्होंने उनको एक ही बात कही, और मुझे लगता है कि आज की पीढ़ी के लिए बहुत प्रेरणादायी है जो उन्होंने उस समय कही थी। लक्ष्मण जी को जो प्रेरणा, जो निर्देश भगवान राम दे रहे हैं लंका के बारे में, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिस्य स्वर्गादपि गरीयसी। कि लक्ष्मण, लंका भले ही सोने की क्यों न हो, लेकिन याद रखना ये मुझे रुचिकर नहीं लगती, मेरी रुचि का नहीं है। मेरा काम था माता सीता को दुरात्मा रावण से मुक्त करना, वो मैंने कर लिया है। अब हमें यहाँ से निकलना है, क्योंकि जिस माँ ने जन्म दिया है और जहाँ हमने जन्म लिया है उससे बढ़कर के दूसरा कोई भी, स्वर्ग से बढ़कर के उपभोग दूसरा हो ही नहीं सकता, इससे बढ़कर के उपभोग हो ही नहीं सकता है, चाहे वो स्वर्ग ही क्यों ना हो। और इसलिए हम यहाँ नहीं करेंगे। ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ जिसलिए जो सनातन धर्म पर प्रहार करते हैं उनकी आंखें खुलें, वो देखें। उदाहरण हमारे सामने पर्याप्त हैं और ऐसे अनेक उदाहरण आपको समय समय पर मिलेंगे। मैं इससे थोड़ा सा हट के फिर से उत्तर प्रदेश के एक और मेले के बारे में पूछना चाहती हूँ, जो गाजी सलार मसूद के नाम से जो मेले लगते हैं संभल और बहराइच में। अब बात चल रही है कि शायद उसको भी बंद किया जा सकता है, और आपने भी कहा था कि गाजी सलार मसूद या उसके उनके जैसे जो हमलावर हस्तियां हैं उन्हें एक आइडल, उन्हें एक उस रूप से नहीं देखना चाहिए, और नए भारत में उनके लिए जगह नहीं है। देखिए, आक्रांताओं को महिमा मंडित नहीं करना चाहिए। ये भी हमें मालूम होना चाहिए कि ये आक्रांता विदेशी थे। इन्होंने भारत की आस्था पर प्रहार किया, भारत की बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, भारत को लूटा। इसका महिमा मंडन आस्था का अपमान है, इनका महिमा मंडन मातृशक्ति का अपमान है, इनका महिमा मंडन करके हम देश का अपमान करते हैं, और मुझे लगता है कि यह कोई भी भारतीय स्वीकार नहीं करेगा। याद करना, यही वे आक्रांता थे जिन्होंने देश के अंदर जबरन धर्मांतरण को आगे बढ़ाया था। देश के अंदर आज भी बहुत सारे मुस्लिम परिवार ऐसे हैं जो अपने पूर्वजों की परंपरा का जो स्मरण करते हैं, और 6 पीढ़ी पहले, 8 पीढ़ी पहले बहुत सारे लोगों ने डॉक्यूमेंट तैयार रखे हुए हैं कि उनके पूर्वज कोई ना कोई हिंदू था। तो मुझे लगता है उस समय किन्हीं कारणों से उनको अगर इस्लाम स्वीकार करना पड़ा है, तो उन आक्रांताओं की क्रूरता से कोई जजिया कर नहीं दे पाया, कोई जो है अपने स्वयं के परिवार को बचाने के नाम पर, कोई अन्य उसके नाम पर। मुझे लगता है कि हम लोगों को इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए कि आक्रांता का कहीं महिमा मंडन हो। पर कुछ तो ट्रेडिशन का मतलब क्या होता है? ट्रेडिशन के लिए आप फतेह करते थे। गाजी को तो कहीं, गाजी तो यहाँ उत्तर प्रदेश में कोई भी युद्ध जीता नहीं था। देखिए, सालार मसूद गाजी वही है जिसने मोहम्मद गजनवी के साथ भगवान सोमनाथ के मंदिर को लूटने और तोड़ने का काम किया था। ये विदेशी लुटेरा था, और इसको महाराज सोहेल देव के नेतृत्व में हिंदू राजाओं ने जिस कार्य के लिए हकदार था, जिंदा खड़ा करके इसको पूरी तरह जलाया था। इस्लाम में सबसे क्रूर मौत मारी जाती है। जिसका वो हकदार था उसने जितना अत्याचार किया था, हिंदू धर्म और संस्कृति को तोड़ करके, आस्था पर प्रहार करके, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करके, वही व्यवहार उसके साथ उस समय हिंदू राजाओं ने किया था।
तो जय जयकार तो महाराज सुहेलदेव की होनी चाहिए और पूजा महाराज सुहेलदेव की होनी चाहिए, न कि सालार मसूद गाजी की। इसीलिए कहते हैं ना कि मुसलमान खतरे में है, जो ओवैसी कहते हैं आपके राज्य में, क्योंकि जो ट्रेडिशन चलते आए हैं आप उनको हटाना चाहते हैं, जो उनके जिनके लिए वो पूजनीय समझते हैं आप उनको कह रहे हैं कि वो गद्दार हैं, उनको हटाना चाहते हैं आप। इसलिए मुसलमान इससे खतरे में नहीं है, इनकी वोट बैंक की राजनीति खतरे में है। जिस दिन अपने पूर्वजों को भारतीय मुसलमान समझ जाएगा, इन सब के बोरिया बिस्तर बन जाएंगे। इसलिए अपने बोरिया बिस्तर को दुरुस्त रखने के लिए लोग इस प्रकार की भड़काऊ बातें को कहते हैं। भारत के मुसलमानों को याद रखना होगा, वे तभी सुरक्षित हैं जब हिंदू सुरक्षित है, हिंदू ट्रेडिशन सुरक्षित हैं, उसी के साथ उनकी भी सुरक्षा निहित है। तो हिंदू कहाँ खतरे में है? हाँ, तो हिंदू कश्मीर के अंदर क्या हुआ था, अभी बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ है, पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ है। महाराज आप यहाँ पे जाएंगे, आप बांग्लादेश जाएंगे, आप पाकिस्तान जाएंगे, कहाँ जाएंगे? 1947 के पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों भारत के हिस्से थे जी। इतिहास है, इस सच्चाई को आप भी जानती है, मैं भी जानता हूँ, पूरा भारतीय जानता है। हम उस सच्चाई को कैसे भूल सकते हैं? क्या पाकिस्तान में हमारी हिंगलाज माता का मंदिर नहीं है क्या आप इसको भूल जाएंगे? क्या बांग्लादेश में माता ढाकेश्वरी का मंदिर नहीं है क्या? तमाम ऐसे धर्मस्थल हैं जो आज भी वहां पड़े हुए हैं। हिंदुओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार हुआ? इसीलिए तो सीए कानून लाई बीजेपी की सरकार, जो हिंदू यहाँ आना चाहते हैं। हम हिंदुओं के आने देने की बात नहीं कर रहे हैं, जो आ चुके हैं। आखिर इन लोगों ने जो यहाँ पर इस्लाम खतरे में बात कर रहे हैं, उन हिंदुओं का भी इन्होंने यहाँ विरोध किया था। आप अनुमान करिए कि भारत में ही वो हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर क्या हाल हो रहे होंगे, उनके हालात क्या होंगे। इनकी मानसिकता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हिंदुओं के प्रति इनके दुराग्रह कितने खतरनाक हैं और कितने छोटे स्तर के हैं। महाराष्ट्र में ही कुछ महीने पहले एक स्लोगन उठा था, बटेंगे तो कटेंगे। वो भी ऐसे ही विभाजनकारी स्लोगन विभाजनकारी नहीं था। आप मुझे बताइए, यह देश गुलाम क्यों हुआ? क्योंकि जातियों में विभाजित था। अगर उनको जोड़ने की बात की जा रही है कि वे बंटो मत, अच्छे के बारे में सोचो, विकास के बारे में सोचो, विरासत के बारे में सोचो। ये उछला नहीं था, ये यूपी से मैंने ही कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो ये बात यहाँ से हमने कही थी और मुझे लगता है कि चीज़ें आगे बढ़ी, लेकिन इसमें बुराई आगे बढ़ी। इलेक्शन जीत गए आप? नहीं, इलेक्शन हम उससे कारण नहीं जीते। इलेक्शन के बहुत सारे कारण होते हैं, एक नारा इलेक्शन जीतने का। कटने की बात जब होती है तो कैसे जुड़ने की बात करते हैं? क्यों नहीं जुड़ेंगे जब कटने काटने की बात? आप मुझे बताइए, इतिहास में करोड़ों हिंदू काटे नहीं गए क्या? तो फिर लाखों हिंदू कश्मीर में काटे नहीं गए क्या? काटे नहीं गए थे। तो इसीलिए हम उसको भूल क्यों जाते हैं? इतिहास वर्तमान का दर्पण होता है और भविष्य की कार्य योजना बनाने का एक माध्यम भी होता है। तो इसको खुरेद के इसलिए वर्तमान पीढ़ी भूल गई होगी, तो उसको बताने का एक माध्यम है। अरे बताना पड़ेगा हमें, ये हमारा दायित्व भी है। पर ये खुरेदने से क्या दंगे वंगे नहीं होंगे? दंगे कैसे होंगे? फिर दंगाइयों का उपचार भी तो है। दंगों से वो डरेगा जो उन दंगाइयों के सामने घुटने टेक करके नाक रगड़ते हैं। उनको घुटनों के बल चलने के लिए हम मजबूर कर लेते हैं और ठीक भी करते हैं उनको। ये जो आपका जो दबंग स्टाइल है, नहीं दबंग स्टाइल नहीं, ये हमारी शराफत का स्टाइल है। हाँ, आप ये कहते हैं, लेकिन अखिलेश जी और जो उत्तर प्रदेश के बाकी नेता हैं वो यही कहते हैं कि आप जो कह रहे हैं कि प्रशासन और लॉ एंड ऑर्डर जो कंट्रोल में है, ये सिर्फ लीपापोती की जाती है। वो उनके सोशल मीडिया हैंडल पे रोज़ तो मुझे कहता हो लिस्ट आता है। मैं क्या कर रहा हूँ? आप मुझे बताइए, 66 करोड़ लोग प्रयागराज में आए, आपकी एएनआई की तो पूरी टीम वहाँ कवरेज कर रही थी, कई कैमरे आपके लगे हुए थे। आपने किसी श्रद्धालु को ये कहते हुए सुना कि साहब मेरे साथ लूट हुई है? नहीं।
किसी बहन और बेटी को ये कहते हुए सुना कि उसके साथ छेड़खानी हुई है। कहीं पे किसी को ये कहते हुए, किसी व्यापारी को कहते हुए सुना गया कि उससे जबरन किसी ने पैसा मांगा है। किसी व्यक्ति को अपहरण की कोई शिकायत वहाँ आई क्या इन 45 दिनों में? आप मुझे बताइए, इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है? भाई हमारी कितनी भी फोर्स रही होगी वहाँ पे, तो फोर्स तो एक सीमित संख्या में थी ना। 50,000 के आसपास हमारी फोर्स वहाँ पे थी, और प्रतिदिन 28, 29 और 30 इन 3 दिनों में 15 करोड़ श्रद्धालु आए थे। 29 के पहले यानी 28 के पहले प्रतिदिन 1 करोड़ से कम श्रद्धालु थे। 50,000 से लेकर 60,000, 50 लाख से लेकर 60 लाख तक आते थे। और 29 के बाद से फिर ये बढ़ता गया, और 3 फरवरी के बाद से यानी बसंत पंचमी के बाद से यह और तेज़ी के साथ आगे बढ़ा। संख्या 1.5 करोड़, 2 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ की पर डे की आ रही थी। लेकिन कहीं आप लोगों ने सुना? कोई बात नहीं थी। दूसरा, 25 करोड़ की आबादी का राज्य, अगर आपसी पहले से गुटबाजी नहीं है, पहले से वैमनस्यता नहीं है और कोई आपसी वो नहीं है, तो सामान्य रूप से कोई इस प्रकार की घटना को अंजाम नहीं दे सकता है। यह लिपापोती नहीं, ये वास्तविकता है। और ये उत्तर प्रदेश की बहन बेटियां इस बात को जब अभिव्यक्त करती हैं, हम लोग नहीं बोलते हैं, ये तो उत्तर प्रदेश की माताएं बहनें बोलती हैं, बेटियां बोलती हैं कि हम आज सुरक्षित हैं। नहीं तो 17 के पहले तो यहाँ पे स्कूली बालिकाएं बहुत सारी ऐसी थीं, ऐसे ऐसे कस्बे थे, ऐसे ऐसे जनपद थे जहाँ पर अभिभावक अपने बच्चों को या तो दूर के रिश्तेदार के पास या किसी हॉस्टल में दूर भेज देता था। आप मुझे बताइए, जब उस बेटी को माँ बाप का संरक्षण मिलना है बचपन में, तब वो दूर हॉस्टल में जा कर के पढ़ने के लिए मजबूर है। आज मुझे प्रसन्नता है कि डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण वह बेटी अपने माँ बाप के संरक्षण में अपने घर से स्कूल जाती है और घर में वापस आती है। आज वो अपने को सुरक्षित महसूस करती है। और मैं तो एक बेटी से मिलने के लिए कैराना गया था। मैं जब उस परिवार में गया था 2015 में, उस परिवार के अभिभावक की हत्या हुई थी। वो एक व्यापारी परिवार था, और जब उस परिवार से मिलने के लिए गया था, वो परिवार यहाँ से भाग करके सूरत चला गया था। 18 में वापस आया, तो वापस आने पर फिर से उन्होंने व्यापार शुरू कर रहे थे, तो मैं वहाँ गया था फिर मिलने के लिए, पूछने के लिए कि भाई आप क्यों भागे थे और फिर वापस आए हैं। तो उस परिवार ने मुझे बताया, उस परिवार ने कहा साहब हमारे जो परिवार का जो मुखिया थे, उनकी तो हत्या कर दी गई 15 में, 2015 में, तब दंगों में। श्री अखिलेश यादव उस समय, दंगों के पहले अखिलेश यादव उस समय चीफ मिनिस्टर थे यहाँ पे, ये दंगों के बाद की बात है। और पहले फिरौती वसूली गई, फिर उसके बाद उनकी हत्या की गई थी। इसके बाद वो परिवार को जब कोई पुलिस संरक्षण नहीं मिला, क्योंकि वहाँ के ज़्यादातर हिंदू परिवार पलायन कर गए थे, कैराना छोड़ करके भाग चुके थे। लेकिन सरकार जब आई, सरकार ने जब ऐसे आपराधिक तत्वों के खिलाफ सख्ती शुरू की, हमारी सरकार आने के बाद, तो बहुत सारे परिवार वापस आना शुरू हुए। तो उनकी प्रॉपर्टी पे बहुत सारे दंगाइयों ने कब्जा करके रखा हुआ था, तो उन कब्जों को खाली, बहुत सारे लोगों ने तो सरकार बनते ही कब्जे खाली कर दिए थे। बाकी जो बचे हुए थे तो उनको हमने वसूली के साथ कब्जे खाली भी करवाए, और ये सारी कार्रवाई वहाँ पे संपन्न हुई। तो उस परिवार से मैं मिलने के लिए गया था, क्योंकि उस परिवार के एक प्रमुख सदस्य की हत्या हुई थी और उसके बाद ही किराना का पलायन शुरू हो गया था। उस परिवार में 6ठी क्लास में पढ़ने वाली एक बालिका थी। मैं उस परिवार में गया तो मैंने उस बेटी से पूछा, मैंने कहा कौन क्लास में पढ़ती? उसने कहा 6ठी क्लास में। मैंने कहा स्कूल जाने में भय नहीं लगता है? उसने कहा नहीं, अब तो नहीं लगता है। अब सोचिए कि 3 साल पहले जो बेटी स्कूल जाने से वंचित रह गई थी और सूरत जाने के लिए मजबूर हुई थी, वही परिवार वापस आया, क्या उसको सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए थी? आप कह रहे हैं कि दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, तो फिर इन बेटियों की सुरक्षा कौन करेगा? इन व्यापारियों की सुरक्षा कौन करेगा? तो यही डंडा इन बेटियों की सुरक्षा करता है, इन व्यापारियों की सुरक्षा करता है, इन दंगाइयों को
और इन अपराधियों और माफियाओं को ठिकाने भी लगाता है। और इसलिए इतनी सख्ती हमें करनी पड़ती है, और तब 25 करोड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ समर्थन के साथ खड़ी होती है। आपने इस परिवार का जिक्र किया, मैंने आपका एक भाषण सुना था जिसमें आपने कहा था कि जो यूपी का युवा है छिपता था ये कहने से कि मैं यूपी का हूँ, क्योंकि उसको एक श्रमिक के रूप में देखा जाता था, एग्रीकल्चर लेबर या कंस्ट्रक्शन लेबरर। लेकिन यूपी की जो छवि बदली है, ही सेज इट प्राउडली कि मैं यूपी का हूँ, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, देखिए 2017 के पहले की स्थिति ऐसी थी, उत्तर प्रदेश का ये नाम सुन करके ही उसको किसी नौकरी के लिए जाता था, उसको बाहर कर दिया जाता था। उत्तर प्रदेश का नाम सुन करके ही होटलों में कमरे नहीं मिलते थे, रूम नहीं मिलते थे, धर्मशाला में जगह नहीं मिलती थी, लोग किराएदार नहीं बनने देते थे, लोगों को अपनी पहचान छुपानी पड़ती थी। आज मैं कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश का युवा हो, अन्नदाता किसान हो, या किसी भी सेक्टर का कोई व्यक्ति आज पहचान के लिए मोहताज नहीं है। और ये पहचान के लिए जो मोहताज नहीं है, आज वो कहीं जाता है तो कहीं भी देश के अंदर कहीं जाता है, दुनिया के अंदर कहीं जाता है, अगर वह यूपी का नाम लेगा तो लोगों के मन में, अगर वह धार्मिक आस्थावान व्यक्ति है तो अयोध्या, काशी, प्रयागराज या यहाँ के धर्मस्थल याद करके बड़े सम्मान के साथ लोग उसको देखते हैं। यूपी के नाम से, यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर से लोगों के मन में होता, अच्छा ये वहीं से आए हैं। तो यूपी जो पहले एक श्रम शक्ति माना जाता था, एक लेबर के रूप में यहाँ की एक पहचान थी कि यहाँ के लोग एक सामान्य उसके साथ जुड़ेंगे, आज वही यूपी विरासत की शक्ति के रूप में और अर्थ शक्ति के रूप में देश के अंदर और दुनिया के अंदर अपनी पहचान बनाए। आप तो फिल्म जगत से भी लोगों को बुला रहे हैं यहाँ पर। हमारी फिल्म सिटी, यहाँ पे यूपी के अंदर एक फिल्म सिटी का निर्माण का कार्य प्रारंभ हो रहा है और उस पर सारी कार्रवाई आगे बढ़ चुकी है। और मुझे लगता है कि कला का सम्मान किया जाना चाहिए, और कला के उसी सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। डिलिमिटेशन पर जो दक्षिण के राज्य हैं वो थोड़े नर्वस कह लीजिए, वो कहते हैं कि पॉपुलेशन के आधार पर रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि उनकी जो पहचान है वो खतरे में है। देखिए, माननीय गृह मंत्री जी ने इस मामले में बहुत स्पष्टता के साथ कह दिया है, और ये केवल स्टालिन के नाम ने जो बैठक की है, केवल एक राजनीतिक एजेंडा है उनका। मुझे लगता है कि माननीय गृह मंत्री जी के वक्तव्य के बाद इस पर कोई भी प्रश्न नहीं खड़ा होना चाहिए। तमिलनाडु में ही हिंदी भाषा को लेकर काफ़ी विरोध हो रहा है। आप हिंदी बेल्ट के एक मुख्यमंत्री हैं, तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, देश को भाषा के नाम पे या क्षेत्र के नाम पे नहीं बांटा जाना चाहिए। और हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने वाराणसी में लगातार काशी तमिल संगमम की इस बार 30वें संस्करण को भी यहाँ पे आयोजित करवाया। यानी एक तरफ काशी है और उत्तर प्रदेश है, जिसमें काशी तमिल संगमम का आयोजन हो रहा है। तमिल भारत की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है, और इसका इतिहास उतना ही पुराना है जितना संस्कृत का इतिहास है। हर भारतीय के मन में तमिल के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव है, क्योंकि भारत की विरासत के बहुत सारे तत्व आज भी उसमें मौजूद हैं। तो हिंदी से नफरत क्यों? भाषा कोई तोड़ती नहीं है, वो जोड़ने का काम करती है। और त्रिभाषा सूत्र के माध्यम से तो हिंदी को राजभाषा की मान्यता देकर के हिंदी, इंग्लिश और स्थानीय भाषा, वो तमिल हो सकती है, मलयालम हो सकती है, कन्नड़ हो सकती है, तेलुगु हो सकती है, मराठी हो सकती है, बंगाली हो सकती है, असमी हो सकती है, उड़िया हो सकती है। किसी भी अन्य भाषा को आप लोकल स्तर पर लागू करिए। ये तो देश के अंदर एकता का संदेश देने वाला
उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत को एकता के सूत्र में जोड़ने वाला माध्यम है। और मुझे लगता है कि भारत का राष्ट्रगान भी इसी बात का संदेश देता है। ये केवल एक संकीर्ण राजनीति है। जब इन लोगों के वोट बैंक खिसकते हैं तो ये लोग इसी प्रकार की क्षेत्रीयता की और भाषाई आधार पर बांटने की दुर्भिसंधि करते हैं। जनता जनार्दन को देश की एकता के लिए इस प्रकार के किसी भी षड्यंत्र से हमेशा सचेत रहना चाहिए। कर्नाटका में और तमिलनाडु में, खासकर इन दोनों राज्यों में कई लोगों का मानना है कि जब यूपी या बिहार के जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के लोग जाते हैं और वहाँ पर बसते हैं, 10-15 साल भी रहते हैं, पर वहाँ की स्थानीय भाषा नहीं बोलते, हिंदी ही बोलते हैं, और ऑटो रिक्शा वालों के साथ या फिर किसी रेस्टोरेंट में हिंदी में ही बात करते हैं, स्थानीय भाषा में नहीं करते। लेकिन उन राज्य से जब लोग उत्तर प्रदेश आते हैं तो हिंदी बोल लेते हैं, हिंदी में ही बात करते हैं, क्योंकि कामकाज की जो भाषा है वो हिंदी है। तो क्या समस्या आ रही? मैं कहता हूँ कि हमें हर भाषा को सीखना चाहिए। हम तो यहाँ उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में तमिल भी पढ़ा रहे हैं, तेलुगु भी पढ़ा रहे हैं, कन्नड़ भी पढ़ा रहे हैं, मलयालम भी पढ़ा रहे हैं, और यही नहीं पढ़ा रहे हैं, हम लोग विदेशी भाषाओं को भी यहाँ पढ़ा रहे हैं यहाँ के विश्वविद्यालयों में। ये तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी ये सारे प्रावधान किए गए हैं। तो अगर हम यहाँ तमिल पढ़ा सकते हैं, तेलुगु पढ़ा सकते हैं, मलयालम और कन्नड़ पढ़ा सकते हैं, मराठी पढ़ा सकते हैं। कल ही मैं बिठूर में गया था, नानाराव पेशवा के पावन जयंती कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए गया था। बिठूर महोत्सव के साथ हमने भारत के 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर के इस महानायक के सम्मान के साथ बिठूर महोत्सव को जोड़ा था। नानाराव पेशवा के ही महल में बचपन में महारानी लक्ष्मीबाई ने तीरंदाजी भी सीखी थी, युद्ध कला सीखी थी, और वहीं से उन्होंने युद्ध के सारे गुण सीखने के बाद फिर 1857 में अंग्रेजों को परास्त किया था। अगर हम इन सभी भाषाओं को उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में पढ़ा सकते हैं तो तमिलनाडु के विश्वविद्यालय में भी अगर हिंदी पढ़ा दी जाए, क्या बुरा है? मुझे लगता है कि हमें थोड़ा विराट स्वरूप रखना चाहिए देश के लिए। कुछ क्षण तो देश के लिए निकालो। चंद्रबाबू नायडू ने भी यही कहा कि जितनी भाषाएं सीखना चाहते हैं आप सीखना चाहिए। अच्छी बात की, हम अभिनंदन करते हैं जी। मैंने 2024 के बाद, चुनावों के बाद, और जितने अधिक भाषा सीखेंगे उतने अधिक रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। जी, हैदराबाद के लिए उन्होंने वही किया था अपने पिछले टर्म में। अच्छी बात है, और इसीलिए हैदराबाद आज एक हब बना है। राहुल गांधी हर राज्य में जाके यही कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सभी भारतीयों को एक जैकेट में, एक विचार, एक सोच, एक एजुकेशन, एक किस्म से टू गो फॉरवर्ड इन लाइफ, एक ही रूल है, एक ही एग्जाम्पल है। और भारत में ये नहीं चलेगा। भारत में डाइवर्सिटी बहुत है। क्या एक भारत तो श्रेष्ठ भारत नहीं बनना चाहिए? तो अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग रास्ते होते हैं। कौन से रास्ते होते हैं उनसे पूछना चाहिए ना। तो क्या कर रहे थे 6 दशक तक? पूछे ना अपने नाना से भी और अपने दादी से भी, अपने पिताश्री से भी। क्यों नहीं पूछा इन्होंने? क्यों नहीं उन्होंने उस समय किया? जो काम पिछले 10.5 वर्ष के अंदर मोदी जी ने करके दिखाया है, जिसमें पूरे भारत की स्वीकृति है, पूरा भारत का व्यापक जन समर्थन मोदी जी को प्राप्त हो रहा है, ये काम क्यों नहीं कांग्रेस ने कर लिया? अयोध्या के विवाद को तो हमेशा ही विवादी बने रहने देना चाहते थे। काशी की संकरी गलियों में गांधी जी के नाम पे जिंदगी भर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन 1916 में काशी की संकरी गलियों को लेकर के गांधी जी ने टिप्पणी की थी काशी में, और बहुत कड़ी टिप्पणी की थी। क्यों नहीं उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के उस सपने को साकार किया? वो मोदी जी ने ही साकार किया है। क्यों नहीं 3 तलाक की कुप्रथा को कांग्रेस ने समाप्त किया? क्यों नहीं कुंभ के आयोजन को इतनी भव्यता के साथ और दिव्यता के साथ कांग्रेस ने आगे बढ़ाया? क्यों नहीं देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के वर्ल्ड क्लास मॉडल को कांग्रेस देने में क्यों विफल रही है? एक भारत श्रेष्ठ भारत के ये सभी अवसर हैं, और अयोध्या में
आज तो राम मंदिर का निर्माण भी हो गया, एक नई अयोध्या के दर्शन सबको हो रहे हैं, जिस रूप में पूरा अयोध्या के प्रति लोग लालायित दिख रहे हैं। लाखों लोग प्रतिदिन आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। राहुल गांधी तो भारत जोड़ो के लिए निकल पड़े थे, उन्होंने 2 यात्राएं की, तो फिर उनको क्यों आप कह रहे हैं कि वो विभाजनकारी काम करते हैं? देखिए, इनका भारत जोड़ो भारत तोड़ो अभियान का हिस्सा है। ये जहाँ जाते हैं, दक्षिण में जाएंगे तो उत्तर भारत की निंदा करेंगे, उत्तर में आएंगे तो दक्षिण की निंदा करेंगे, भारत से बाहर जाएंगे तो भारत की निंदा करेंगे। इसलिए इनके आचरण को देश समझ चुका है। लेकिन भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए राहुल जैसे कुछ नमूने जरूर रहने चाहिए, जिससे एक रास्ता हमेशा के लिए साफ होता रहे, अच्छा रहता है, बना रहे। आखिर में एक सवाल, आपने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कही उत्तर प्रदेश के लिए, लेकिन पर कैपिटा इनकम अभी भी उस स्तर का नहीं है। तो ये दो जो अलग अलग चीज़ें हैं, इनको आप कैसे एकजुट करेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विजन हम लोगों के सामने रखा था। हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के प्रेरणादायी नेतृत्व में इस पर कार्य करना प्रारंभ किया। आज हमारी सरकार के 8 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसमें से 3 वर्ष के दौरान तो कोविड महामारी के साथ जूझते हुए हमारे व्यतीत हुए, लेकिन उस सब के बावजूद डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 8 वर्ष में, अगर जो तथ्य हैं, जो आंकड़े हैं, वह मैं आपके सामने रखता हूं, 1950 से लेकर के या 1947 से लेकर के 2017 तक, इन 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था थी, जीएसडीपी थी, वह 12,75,000 करोड़ की थी। और आज यह अर्थव्यवस्था 27.5 लाख करोड़ को पार कर चुकी है। यानी पिछले 8 वर्ष में, यानी जो 70 वर्षों में जितने हम पहुंचे थे, उससे दुगनी से अधिक हमने सफलता प्राप्त की है 8 वर्ष में, और वह भी तब जब 3 वर्ष कोविड महामारी से जूझते हुए हम लोगों ने कार्य किया है। पर कैपिटा इनकम 1947 से लेकर के 2017 तक कुल पहुंच पाई थी 46,000 तक। आज ये लगभग 1,10,000 तक पहुंची है। मेरा ये मानना है, उत्तर प्रदेश प्रकृति और परमात्मा की कृपा का, असीम कृपा का प्रदेश है। हमारे पास युवा शक्ति है और ये बहुत प्रतिभाशाली युवा है। हमारे पास सबसे अच्छी फर्टाइल लैंड है, सबसे अच्छा जल संसाधन है, देश का सबसे बड़ा एमएसएमई बेस है, हमारे पास सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। पिछले 5 साल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना, युवा को शक्ति को, अपनी युवा शक्ति को, उसको उसके इस स्केल को स्किल में बदलने की कार्रवाई को इसके साथ बढ़ा करके हमने आगे उसको तैयार किया है। अब हमें अपनी स्पीड को बढ़ाना है और इसी स्पीड को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने इस टारगेट को तय किया है कि 2029 में यूपी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा और देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था भी होगा। वो SSS वाली बात जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, SSS, ये SSS के माध्यम से ही हम इसको आगे बढ़ाएंगे।